जयपुर से है, जहां पर पीएम श्री विद्यालयों का राज्य स्तरीय वेबिनार मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कार्यक्रम में मौजूद। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यह आयोजन हो रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। प्रदेश के 639 पीएम श्री विद्यालयों को संस्था प्रदान जुड़ेंगे ऑनलाइन और इन तमाम स्कूलों के जो संस्था प्रधान हैं वो जुड़कर अपनी अपनी बात भी यहां पर रख पाएंगे। 14 चयनित संस्था प्रधान साझा करेंगे नवाचार और श्रेष्ठ कार्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन हो रहा है। आरआईसी में ये कार्यक्रम हो रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आईसीटी आधारित शिक्षण और सीएसआर नवाचारों पर भी चर्चा इसमें होगी। वहीं एसीएस राजेश यादव, डॉक्टर रश्मि शर्मा समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस वेबिनार में पहुंचे हैं। स्कूलों में नवाचार और श्रेष्ठ कार्यों को तवज्जो देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्य तौर पर जो पीएम श्री विद्यालय हैं, कैसे उनका पुनरुद्धार हो, कैसे उन विद्यालयों की जो रूपरेखा है वो और बेहतर तरीके से तय हो, उन विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो, इस पर मंथन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुणाल, स्कूलों की बेहतरी के लिए ये वेबिनार बड़ी भूमिका अदा करेगा। मुख्य सचिव खुद पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में। अभी फिलहाल क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इस कार्यक्रम से? देखिए, आपको बता दें कि पीएम श्री स्कूलों को लेकर लगातार जो महत्वाकांक्षी केंद्र सरकार की योजना है उसको किस तरह से धरातल पर उतारा जाए और प्रदेश में पीएम श्री स्कूलों को और कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे उसमें सुधार किया जाए, उसको लेकर आज इस वेबिनार का जो आयोजन है वो किया गया था। मुख्य सचिव द्वारा तमाम जो स्कूल हैं वो वीसी के माध्यम से जुड़े थे, उनके द्वारा संवाद किया गया। इसके अलावा 14 से ज्यादा स्कूल जिन्होंने पीएम श्री स्कूल जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया, उनसे वार्तालाप किया गया, विचार विमर्श किया गया और किस तरह से विद्यालयों में नवाचार किए जाए, उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं श्रेष्ठ कार्यों का जो प्रस्तुतिकरण है वो यहाँ पर तमाम स्कूलों के द्वारा दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर जो उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके, इसके अलावा विद्यालयों की गुणवत्ता, शिक्षण का जो वातावरण है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके, पीएम श्री विद्यालयों में जो बच्चों की उपस्थिति है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, इसके अलावा जो वित्तीय सहायता है उसको और कैसे प्रभावी और पारदर्शी तरीके से जो है लागू किया जा सके, तमाम जो डीआईटी आधारित जो शैक्षणिक योग्यता है, कंप्यूटर आधारित शिक्षा है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इन तमाम मुद्दों पर गहनता से चर्चा हुई और प्रयास किया जा रहा है कि जो राजस्थान में पीएम श्री स्कूल है, 600 से ज्यादा जो स्कूल हैं उनको जो है बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सके और उनका जो मॉडल है बाकी फिर स्कूलों के लिए एक उदाहरण पेश हो। इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पीएम श्री विद्यालयों का राज्य स्तरीय वेबिनार और तमाम स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं, स्कूलों के ऑफिसर्स हैं, वो इस वेबिनार में जुड़कर अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। दौसा से ये खबर है, जहां पर आरटीओ को ईमेल से बम की धमकी मिली है। धमकी के बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस और साइबर एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। आरटीओ कार्यालयों की बढ़ाई गई है सुरक्षा। धमकी देने वाले की तलाश, सख्त कार्रवाई की तैयारी, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तो लगातार हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब राजस्थान के किसी सरकारी संस्थान को, सरकारी बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी ना मिलती हो। दौसा में अब आरटीओ को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी के बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस और साइबर एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। जांच तो लगातार की जाती है कि आखिर ये किसी की शरारत है या फिर किसी की साजिश। इस तरीके के मेल्स जो आते हैं ये कौन भेज रहा है, लेकिन ये बड़ी चिंता की बात है कि पता ही नहीं चल पाता कि आखिर ये हरकतें कर कौन रहा है। वहीं खैरतल तिजारा से बड़ी खबर है, जहां पर किशनगढ़ में सिंथेटिक पनीर का बड़ा खेल बेनकाब हुआ है। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। 545 किलो संदिग्ध और बदबूदार पनीर जब्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके पर पनीर को नष्ट भी कराया। इको कार से नारनौल और झुंझुनू ले जाया जा रहा था ये पनीर और न जाने कितने लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये पनीर खिलवाड़ करता। 545 किलो संदिग्ध और खराब स्थिति वाला पनीर जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने पकड़ा है। सिंथेटिक पनीर का बड़ा खेल
खैरतल तिजारा किशनगढ़ में ये कार्रवाई हुई है। तो अगर आप पनीर खा रहे हैं तो वो पनीर शुद्ध है या अशुद्ध है ये कोई नहीं कह सकता। 545 किलो पनीर की ये जो खेप है ये नष्ट की गई है, लेकिन ये अगर पकड़ी नहीं जाती तो ये लोगों के पेट में जाती और कितना नुकसान ये पनीर करता। तो यहां पर सबसे संदिग्ध बात यह है कि क्या हर एक सिंथेटिक पनीर या हर एक खराब सामान को प्रदेश का फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पकड़ पा रहा है या फिर नहीं। ये बहुत बड़ी खेप है और ये हिम्मत जो लोग कर रहे हैं, लोगों को नकली खाना खिलाने का कार्य जो लोग कर रहे हैं और उससे मुनाफा कमाने का कार्य जो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा तब तक इस तरीके से मामले सामने आते रहेंगे। किशनगढ़ पुलिस द्वारा पुलिस गश्त के दौरान एक सफ़ेद इको गाड़ी नंबर है 9889 उसको रोका गया। उसमें करीब 15 प्लास्टिक के कैनों में 545 किलो सिंथेटिक पनीर पाया गया। पुलिस ने गश्त के दौरान पूछा गया तो उसमें वाहन चालक मुनावर पुत्र रजाक, जिसका गांव जारोली तिजारा में है, उसकी उम्र 20 साल है, जाति से मेव है, और उसका एक साथी आदिल खान पुत्र अते मोहम्मद, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो भी गांव जारोली से ही है। इन दोनों द्वारा ये बदबूदार सिंथेटिक पनीर जो कि बेचान के लिए नारनौल और झुंझुनू जिले के आसपास लेके जाया जा रहा था, उसे रोका गया। पुलिस द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग को जानकारी दी गई। टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद हमने उसका अधिनियम 2006 FSSAI के तहत सैंपल लिया और मौके पर जो पनीर था उसमें बदबू आ रही थी। तो सिंथेटिक बदबूदार पनीर करीब मात्रा उसकी 545 किलो थी। जेसीबी बुलाकर गड्ढे खुदवाकर उसको दबाया गया। वहीं चिड़ावा कस्बे के रीको औद्योगिक का क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती और बार बार आने वाले विद्युत फॉल्ट से लघु उद्योग संचालकों में भारी नाराजगी है। रीको क्षेत्र के उद्योग संचालकों ने विरोध जताते हुए अजमेर डिस्कॉम के चिड़ावा अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की है। उद्योग संचालकों का आरोप है कि क्षेत्र में नया GSS स्थापित होने के बावजूद बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, बल्कि समस्याएं पहले से अधिक बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि प्रतिदिन 4 से 8 बार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। कई बार शाम करीब 6 बजे बिजली गुल होने के बाद रात 10 से 11 बजे तक आपूर्ति बहाल नहीं होती। पिछले कई दिनों से हालात और अधिक खराब बने हुए हैं। उद्योग संचालकों के अनुसार फॉल्ट होने के बाद GSS की टीम को मौके पर पहुंचने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, जिससे उद्योगों का उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद लाइनमैन, AEN और अन्य अधिकारियों की ओर से केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। अब 1-1.5 महीने से हमारे यहाँ हर 5 मिनट में लाइट की ट्रिपिंग आ रही है और रात को 3 घंटे 4 घंटे के बाद में रात को 1-1.5 बजे लाइट जा कर के आई है। हमारा प्रतिदिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अफसरों को आकर के बताते हैं तो वो इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। रही बात रिको झुंझुनू की, तो यही हालत उन्होंने कर रखी है। तो हम इस मामले से खूब अच्छी तरह से परेशान हो चुके हैं। इसलिए इनसे आपसे प्रार्थना है कि या तो इनमें सुधार करो या अन्यथा हम इनके सामने। पिछले काफ़ी दिन से लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या होने लग गई है। किसी जिम्मेदार व्यक्ति कोई ऐसा है नहीं जो हमारी सुनवाई करे। कंप्लेंट करते हैं, उसका कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। बार बार लाइट कट रही है, उसका कोई नोटिस नहीं आता है कि कितने टाइम के लिए कट रही है। बार बार बस फॉल्ट है, फॉल्ट है, फॉल्ट है। FRT के किसी भी मेंबर को कॉल करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। 3-4 घंटे तक कोई सुनवाई नहीं होती है। 15-20 ज़्यादा से ज़्यादा 30 पोल हैं, उन पोल की भी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। वहीं डूंगरपुर जिले से बड़ी खबर है, जहां पर पानी से भरे गड्ढे में डूबे 2 बच्चे। हादसे में एक मासूम की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से तालाब के पास बताया जा रहा है। दूसरा जो है वो गंभीर रूप से घायल है। तालाब के पास खेलते समय दर्दनाक हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायल बच्चे का PICU में इलाज जारी है। पुलिस ने शुरू की है मामले की जांच। कोतवाली थाना क्षेत्र के भंडारिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। 2 बच्चों के तालाब में डूबने का मामला, एक की हुई दर्दनाक मृत्यु और दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है। अभी फिलहाल जो घायल बच्चा है उसका PICU में इलाज जारी है। तालाब के पास ये बच्चे खेल रहे थे, उस दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है और जो बच्चा गंभीर रूप से घायल है उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल सवाल यही है कि आखिर ये पूरी जो घटना है वो हुई कैसे।
बच्चे तालाब के पास किनारे पर खेल रहे थे। अचानक से कैसे यह हादसा हुआ है, इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। डूंगरपुर जिले का यह मामला, जहां पर पानी से भरे गड्ढे में 2 बच्चों के डूबने की खबर आ रही है। हादसे में एक मासूम की मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। वो खेल रहे थे तो गांव में कोई किसी ने वहाँ पे मिट्टी निकाली हुई, तो मिट्टी निकालने के कारण वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे करे हुए, उसमें वो कांटे वगैरह थे, उसमें वो 2 बच्चे मतलब पानी में गए थे, अंदर कूदे तो वो कांटे थे, उसमें फंस गया बच्चा। गड्ढा इतना गहरा था कि वो वापस निकल नहीं पाया कांटों के बीच में, और भंडारिया पानी दरा फैला। छोरा कौन है? दो नाम है दोनों? वो 2 बच्चे थे, एक का नाम साहिल था, वो उसको बचा लिया गया, और जो नरेंद्र था उसकी डेथ हो गई। 2 बच्चे थे, वो खेल रहे थे तो गांव में कोई किसी ने। इस खबर पर हमारे सहयोगी चंद्रमौली जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। चंद्रमौली, अभी फिलहाल जो दूसरा बच्चा है उसकी स्थिति किस प्रकार बनी हुई है, वहीं कैसे ये बच्चे जो है इतने बड़े हादसे का शिकार हुए, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल नंदनी, जो अभी जो बच्चा है, एक जो बचाया गया है, उसकी पीआईसीयू जो जिला अस्पताल हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय जो डूंगरपुर का है, उसके पीआईसीयू में उसका उपचार चल रहा है, और चिकित्सक उस पर लगातार मॉनिटरिंग अपनी करे हुए हैं। और ये पूरा जो मामला है वो भंडारिया गांव के पानी दरा जो फला है उसमें हुआ था, जब ये बच्चे खेलते खेलते जो मिट्टी के लिए निकाली गई, जो बाद में गड्ढे रह गए थे, उसमें पानी भर गया था बारिश के कारण, उसमें ही खेलते खेलते दोनों बच्चे गिर जाते हैं, जिसमें से एक जो बच्चा है उसको आसपास के ग्रामीणों द्वारा तुरंत निकाल लिया जाता है और उसको जिला अस्पताल भेजा जाता है, जबकि दूसरे बच्चे को कड़ी मशक्कत के बाद, जो कि कांटों में अंदर फंसा हुआ था, उसको निकाला और फिर उसे सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर लाया गया, जहाँ पे चिकित्सकों ने जो उसे मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल जो मोर्चरी में उसका शव इसके बाद उसको रखवाया गया था, जहाँ आज परिजनों की रिपोर्ट पर जो है वो बच्चे का पोस्टमार्टम कराकर शव जो है वो परिजनों को सौंप दिया है। नंदनी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए चंद्रमौली। अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले को देख रही है। बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो भी इस मामले के बाद इकट्ठे हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल बच्चे का इलाज जारी है। और अब खबर विजयनगर से है, जहां पर ब्यावर के केकड़ी रोड स्थित एक निजी स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से मधुमक्खियों के झुंड ने स्कूली बच्चों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। स्कूल प्रशासन ने सभी घायल बच्चों को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार बच्चों को आवश्यक दवाइयां दी जा रही हैं। फिलहाल सभी की स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से लगा हुआ है। सभी बच्चे सही और सुरक्षित है। स्कूल वालों से बात करके जितने भी स्कूल के अंदर या कैंपस के अंदर मधुमक्खियों की छत्तें हैं उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अभी उसकी कार्रवाई के लिए अभी वहाँ अमल में लाया जाएगा, आदमियों को भेजा जाएगा। लगभग कितने बच्चे 25 से 30 बच्चों को मधुमक्खियों ने सेंट पॉल स्कूल से 31 बच्चे मधुमक्खी काटने से आए थे, जिनका समुचित उपचार विजयनगर हॉस्पिटल में किया गया। कोई बच्चा सीरियस नहीं है, माँ बाप परेशान ना हो, कोई बच्चे स्वस्थ हैं। 1-2 बच्चे हैं जिनको हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है, उनको भी अभी थोड़ी देर में छुट्टी। डीडवाना जिले के लिए गर्व का मौका आया है। डीडवाना के निवासी और वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए में निरीक्षक के पद पर कार्यरत महेंद्र सिंह राठौर का चयन संयुक्त राष्ट्र पुलिस शांति मिशन के लिए हुआ है। राठौर अब अफ्रीकी देश कांगो में 1 वर्ष तक अपनी सेवाएं देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। खास बात यह है कि डीडवाना कुचामन जिले के किसी जवान का पहली बार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए चयन हुआ है। उनके चयन से पूरे जिले और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। मातेश्वरी की ईश्वर की कृपा है और शुरू से ही नागौर रहता था और अच्छी बात है साहब, बहुत बड़े की कृपा से तीनों पीढ़ी हमारी पुलिस से चल रही है। चयन उसका पहले एनआईए में हुआ था और फिर उसमें मिशन में हुआ, अभी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग वर्तमान में, वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया, वहाँ मिशन में हुआ। लोगों से किस तरह के संदेश मिल रहे हैं? बहुत अच्छा संदेश मिल रहे हैं, सब बधाइयाँ दे रहे हैं, खुशी का माहौल है। शुरुआत से बताइए, कहाँ से शिक्षा ली? शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन जो नागौर से हुई है, शारदा बाल निकेतन विद्या भारती से। फिर उसके बाद में डीडवाना बचराज स्कूल से रही और उसके बाद में हायर एजुकेशन वहाँ जोधपुर से और मागड़ कॉलेज से ग्रेजुएशन की।
चयन होने पर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? परिवार के लिए, डिडवाना के लिए किस प्रकार की? बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस। आ उपलब्धि माके डीडवाना के लिए नहीं, पूरा डीडवाना जिलो, पूरा राजस्थान और भारत के लिए गर्व की बात है कि माके बलवीर सिंह जी वकील साहब जज बैठे जना माना आगे हुआ कि भाई मारो भाई जो है वो एनसीसी में NIA में मतलब बहुत उपलब्धि रखे यान को काम करियो है। जको काम मैं जानू कि एक बात कहनी चाहूँ कि लीक सब चले और लीक हट चले न कोई, और लीक हट जो चले वो सूरवीर होई। और ए जगह गृह मंत्री भारत सरकार आने जो इनाम दियो 1.5 लाख और आने सम्मान दियो है, तो आ कोई छोटी बात नहीं है। आ माँ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आ उपलब्धि माँ के वहीं दौसा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। हाईवे पर बाइक स्कॉर्पियो की भिड़ंत, सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। बाइक को बचाने के प्रयास में रेलिंग से टकराई स्कॉर्पियो। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तो सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। दौसा में यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में जो लोग घायल हुए उन्हें अभी फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। स्कॉर्पियो और एक बाइक में भिड़ंत हुई है। बाइक को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो डिवाइडर से जा टकराई। हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बाइक सवार 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। तो हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। 2 लोगों के घायल होने की खबर। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर जिले से एक खबर है जहां पर फतेहगढ़ उपखंड में बिजली विभाग की कथित लापरवाही सामने आई है। लापरवाही के चलते पिछले 38 दिनों से 5 किसानों के ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। किसानों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग ने अभी तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की है, जिससे खरीफ फसल की बुवाई प्रभावित हो रही है और किसानों पर आर्थिक नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि रामा GSS से जुड़े सीओ की ढाणी क्षेत्र में गत माह आए आंधी तूफान के दौरान करीब 20 बिजली पोल गिर गए थे और इसके बाद से बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद है। 2 जून को तूफान आयो। 2 जून को तूफान आयो। 10 दिन भाई तूफान प्राकृतिक आपदा आई है तो आप थोड़ा डिले करो, 10-15 दिन सबर कियो। बींग बाद में जयन साहब ने अवगत करायो एंड अयन साहब ने बिजली विभाग फतेहगढ़ एप्लीकेशन लिखित में दी तो उन्होंने बोला कर देंगे। आज SC साहब को भी बताया, कलेक्टर साहब को भी दिया। आज 38 दिन हो गए, कोई धरातल पे कोई काम नहीं है, जीरो। 38 दिन से पोल गिरे हुए हैं। 38 दिन से पोल गिरे हुए हैं। अच्छा, पशु मवेशी प्यासे मर रहे हैं। वहीं डीग से खबर है जहां पर कलेक्टर ने शहर का निरीक्षण किया है। मॉनसून प्रबंधन और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया। अतिक्रमण हटाने और CCTV लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जल भराव और यातायात व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया गया। नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया है। मॉनसून प्रबंधन और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया है। अधिकारियों के साथ ही निरीक्षण किया गया और यातायात व्यवस्था को सुधारने को लेकर भी जोर कलेक्टर ने दिया है। डीग में कलेक्टर ने शहर का औचक निरीक्षण किया है। मॉनसून प्रबंधन और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया है। अतिक्रमण हटाने समेत CCTV लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जल भराव और यातायात व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया गया है। नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कलेक्टर निरीक्षण करते नजर आए। पार्किंग की जहाँ जरूरत है, जहाँ पे ट्रैफिक की जनरल व्यवस्था दिक्कत हो रही तो वो देखा है। जैसे अपने जैसे हॉस्पिटल के आसपास पार्किंग की क्या व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा कहीं पर अगर रोड टकरी हो गई हैं तो किन कारणों से हुई हैं, उनके क्या अतिक्रमण वगैरह हो रखे हैं, उन चीज़ों को कुछ जो काम चल रहे हैं नगर परिषद के एक फूड हब का काम चल रहा है मेला ग्राउंड एरिया में, उसका निरीक्षण किया और उसको जल्द से जल्द उस काम को कंप्लीट करने को किए। और अभी हरियाणा राजस्थान भी चल रहा है, मानसून भी शुरू हो गया तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा सघन वृक्षारोपण लगाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा और पार्क कहाँ क्या डेवलप कर सकते हैं शहर में, ताकि लोगों के लिए पार्क की व्यवस्था हो, लोगों के बैठने के लिए, घूमने के लिए, उसकी कुछ जगह देखें आगे उस पर डिसीजन लेंगे किस तरह कहाँ पार्क की स्थापना हो।
जो अभी मानसून के मद्देनजर नगर परिषद ने कुछ मेन नालों की सफाई की, उसको लेकर कुछ दिशा निर्देश दी कि उसमें सफाई के बाद जो सिल्ट वगैरह होने पड़ी है उनको जल्द से जल्द उसका